नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हुए अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। जानेंगे उन महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जिनके माध्यम से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि गुप्त काल, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है, इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी विभिन्न स्रोतों के आधार पर हम सभी गुप्तकालीन इतिहास, गुप्त वंश की उत्पत्ति और भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इन स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इनमें पुराण, नाटक, स्मृतियाँ, जैन साहित्य और विदेशी विवरण शामिल हैं। बात करें पुराण की, तो पुराणों में वैसे तो इनकी संख्या 18 है, लेकिन जब बात आती है गुप्त काल की, तो गुप्त काल के संदर्भ में वायु पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण अधिक महत्व रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए नाटक की, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, जिनके रचनाकार विशाखादत्त थे, इनके माध्यम से भी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह महान कवि कालिदास की कुछ रचनाएं, उनके कुछ नाटक भी गुप्त काल की जानकारी उपलब्ध कराने में अधिक उपयोगी हैं, जिनमें रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम का विशेष महत्व है। आपको पता ही होगा कि महान कवि कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उनके 9 रत्नों में से एक थे। तो अगर बात की जाए स्मृतियों की, तो इनमें नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति का विशेष महत्व है। जैन साहित्य में हरिवंश पुराण, जिसके रचनाकार जिनसेन थे, इसके माध्यम से भी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक बात विदेशी विवरण की है, तो इसमें फाहियान का फो यूकी और हुएनसांग का सी यूकी अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करने में। फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, और हुएनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और इन दोनों लेखकों ने गुप्तकालीन इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन समाज, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके बाद हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेखों के माध्यम से भी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में उदयगिरी गुफा लेख, मथुरा लेख, सांची लेख और महरौली अभिलेख विशेष महत्व रखते हैं। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जब बात आती है महरौली अभिलेख की, तो यहाँ पर एक लौह स्तंभ है जिस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, और ऐसा माना जाता है कि यह चंद्र शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए ही प्रयोग हुआ है। आप सबको बताना है कि महरौली अभिलेख कहाँ स्थित है। इसी के साथ आप सब यह भी जान लीजिए कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऐरन अभिलेख और अभिलेख संख्या 2 से जानकारी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से समुद्रगुप्त की विजय, उसकी शक्ति और उसके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों में इलाहाबाद अभिलेख, जिसकी रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में की थी, और वहीं ऐरन अभिलेख, जिसकी रचना 510 ईस्वी में भानुगुप्त के समय में हुई थी, इन दोनों का अपने आप में विशेष महत्व है। इन अभिलेखों के बाद हम बात करते हैं मोहर की। तो मोहरों में वैशाली, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है, यहाँ से बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं।
इन मोहरों में चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी महादेवी ध्रुव स्वामिनी के बारे में बताया गया है, जो कि गोविंद गुप्त की माता थी और गोविंद गुप्त कुमार गुप्त का छोटा भाई था। इन मोहरों में जो विविधता है और इनके जो नमूने हैं अलग अलग, इनसे वहाँ के प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहरों के बारे में जानने के बाद चलिए जानते हैं सिक्कों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सब जान लीजिए, वैसे तो गुप्त काल में जनता को उपलब्ध सिक्के बहुत कम हैं, मतलब ऐसे सिक्के जो जनता के द्वारा उपयोग किए जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम प्राप्त हुई है, क्योंकि गुप्त काल से हमें अधिकांश मात्रा में सोने के सिक्के के प्रमाण मिले हैं। तो इसका मतलब है कि गुप्त काल में सिक्कों की संख्या आम जनता के लिए अधिक नहीं थी। इसीलिए तो फाहियान ने अपने वृत्तांत में कौड़ियों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि व्यापार कौड़ियों के माध्यम से किया जाता था। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए सिक्कों का विशेष महत्व है। इन्होंने लगभग 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिनमें चीता प्रकार, वीणावादक प्रकार, अश्वमेध प्रकार, धनुर्धर प्रकार के सिक्के अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। आपको पता ही होगा कि सिक्कों पर जो लेख लिखे होते हैं उनके माध्यम से कवि की श्रेष्ठता की जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ आप सब यह भी जान लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त ने भी अनेकों प्रकार के सिक्के चलाए, लेकिन अश्वमेध प्रकार के सिक्के केवल कुमारगुप्त के ही थे। इन सभी बातों से आपको एक बात स्पष्ट रखनी है कि गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जिसे दिनार नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्मारक की। तो स्मारक के अंतर्गत कला और भवन निर्माण के विभिन्न केंद्रों के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें मथुरा, बनारस और सबसे बढ़कर नालंदा विश्वविद्यालय है। गुप्तकालीन मंदिरों से उस समय के भवन निर्माण और लोगों के धार्मिक विश्वास की जानकारी भी प्राप्त होती है। जैसा कि उदयगिरी के एक मंदिर में गंगा यमुना को 2 देवियों के रूप में स्थापित किया गया है। उदयगिरी और पठारी मंदिरों में विष्णु पूजा की जाती थी, तो वहीं ऐहोल मंदिर में दुर्गा पूजा की जाती थी। वैसे आप सबको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य में जो राजधर्म था वो वैष्णव धर्म था, मतलब विष्णु भगवान को गुप्त शासक अधिक मानते थे, लेकिन इसी के साथ शिव की पूजा भी की जाती थी। तो इसका स्पष्ट मतलब यही निकलता है कि गुप्तकालीन स्मारकों में वैष्णव मंदिर और शैव मंदिर दोनों प्रकार के मंदिर मिलेंगे, जैसा कि अलग अलग स्थानों पर देखा जा सकता है। तो वहीं बादामी गुफा में उत्तम शिल्प कला का और धार्मिक आस्था का एक कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलता है, जिसके माध्यम से हम गुप्तकालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत थे जिनके माध्यम से हमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।